नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। कश्मीर की खूबसूरत वादियां इन दिनों बर्फ से ढकी हुई हैं और कश्मीर ही नहीं बल्कि इन दिनों हिमाचल की चोटियां भी बर्फ से गुलजार है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर बर्फ काल। जी हाँ, देखिए, बर्फबारी के बाद सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। तो भद्रवाह में पर्यटकों का मेला लगा है, जबकि हिमाचल के चंबा में भी मौसम बदलने से चारों ओर सफेदी बिछ गई है। रोहतांग पास बारालाचा, शिंकुला, मढ़ी और अटल टनल वाले इलाकों में बर्फ की फुहारों से सुंदरता काफी बढ़ गई है। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, सफेद चादर में लिपटी वादियां और ठंडी हवाओं के बीच कुदरत का नायाब करिश्मा सैलानियों को लुभा रहा है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को दो गुना कर दिया है। पर्यटकों के लिए मौसम किसी त्योहार से कम नहीं है। ये तस्वीर कुल्लू में सोलांग घाटी की है, जो इस समय बर्फ से ढकी हुई है। यहाँ का यही मौसम सैलानियों को लुभा रहा है। कोई बर्फ की चादर पर स्कीइंग कर रहा है, तो कोई पहाड़ों के खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है और तो कोई इन खूबसूरत लम्हों को यादों में कैद कर रहा है। आज शिमला में और मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है। तो हम लगभग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो उस समय बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। तो अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। मनाली और लाहौल की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और पूरे क्षेत्र ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, शिंकुला, मढ़ी और अटल टनल के साउथ पोर्टल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों का नजारा पूरी तरह बदल गया और पर्यटन स्थलों पर ठंड में इजाफा हुआ, जिसको लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। चंबा में भी जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पेड़ पौधे जो कल तक कुदरती हरे रंग से नहाए देते थे, अब सफेद बर्फ से ढक गए हैं। बाबा केदार का धाम इस समय पूरी तरह बर्फ के आगोश में है। मंदिर परिसर में कई फीट गहरी बर्फ जमी है और मंदिर की चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग और आसपास की पहाड़ियां अब केवल सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं। इस बर्फीली खूबसूरती के बीच जनजीवन को थामने की जद्दोजहद भी जारी है। ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ की मोटी परतें बिछी है, लेकिन प्रशासन और बीआरओ के जवान सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, ताकि विकास और संपर्क की राह को ये कुदरती रुकावटें रोक ना सकें। बर्फ की सफेदी से कश्मीर इस वक्त एक जीवंत पेंटिंग की तरह लग रहा है। यहाँ का मौसम सैलानियों को लुभा रहा है और राज्य के पर्यटन कारोबार को पटरी पर ला रहा है। वादियों के दिल श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे लुढ़क चुका है। डल झील के किनारों पर पानी की लहरें जमने लगी हैं, लेकिन कुदरत अभी डल झील से इंतजार करने को कह रही है। यहाँ भी बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर का तापमान भी जो है वो -2 से अब आकर 0 डिग्री यानी 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस तापमान में और भी गिरावट आएगी। दरअसल कश्मीर में अब बादल पूरी तरह से छट गए हैं और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ से बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। हम इस वक्त डल झील के किनारे पर खड़े हैं। अभी तक ये झील जमी नहीं है, लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान माने तो आने वाले दिनों के दौरान डल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक हफ्ते के दौरान जो है लगातार रात का तापमान 0 से 4 और फिर 5 और यहाँ तक कि -6 डिग्री जाने की संभावना जताई जा रही है श्रीनगर में। श्रीनगर का बदला मौसम सैलानियों को खूब लुभा रहा है।
लोग शिकारी की सवारी के लिए पहुंच रहे हैं और घाटी की सुंदरता निहार रहे हैं। ठंड इतनी है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब हम श्रीनगर कई बार आ चुके हैं और इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत, सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। इन तस्वीर से साफ है कि कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक बर्फबारी ने केवल मौसम में बदलाव किया, बल्कि ये पहाड़ियां प्रकृति का उत्सव मना रही हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले को लेकर रेलवे विभाग भी फुल एक्शन में है। श्रद्धालुओं के भीड़ को देखते हुए क्राउड कंट्रोल और सुगम यात्रा के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है माघ मेले में आस्था और भक्ति के रंग। जी हाँ, देखिए, माघ मेले में टेंट सिटी की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी व्यवस्था इस बार मेले को एक विशेष पहचान दे रही है। वहीं रेलवे का यात्रियों को कम समय में टिकट, सही दिशा में यात्रा और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। माघ मेले में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। कहीं कल्पवासी कठिन तप में लीन हैं, तो कहीं साधु संत ध्यान और साधना में मग्न हैं। सुबह की पहली किरण के साथ संगम स्नान का पुण्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। वैसे तो हर साल माघ मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार मेले में महाकुंभ की तरह नया रिकॉर्ड बनाए जाने की उम्मीद है। जहां साल 2024 के माघ मेले में 6 करोड़ लोग आए थे, वहीं इस बार अनुमान है कि श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 15 करोड़ पार कर सकता है। और अब क्योंकि इस महीने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन भी बड़ा स्नान है, जिसमें शामिल होने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लिहाजा रेलवे विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने क्राउड कंट्रोल और सुगम यात्रा के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। यात्रियों को कम समय में टिकट, सही दिशा में यात्रा और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। टिकट काउंटरों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। मेला क्षेत्र के नजदीक भी अस्थायी टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही 4 दिशाओं की यात्रा के लिए अलग अलग रंग के टिकट की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के टेंट तक पहुंच सकें और अपनी धार्मिक यात्रा बिना किसी व्यवधान के पूरी कर सकें। प्रयागराज जंक्शन में हमने कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को प्रवेश दे रहे हैं और इसमें प्रत्येक जो रंग है वो एक विशेष दिशा को बताता है। जैसे लाल रंग बनारस एवं लखनऊ दिशा के लिए है, नीला रंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिशा के लिए है, हरा रंग कानपुर आगरा दिल्ली की ओर के लिए है और मानिकपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सतना के लिए पीले रंग के कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं। यानी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर माघ मेले में पूरा इंतजाम है। रेलवे विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन सभी एक्टिव है, क्योंकि यहाँ आम से लेकर खास तक सभी पहुँचने वाले हैं। माघ मेले में पहुंचे साधुओं और संतों की साधना भी वायरल हो रही है। हर हर शरीर पर 43 किलो रुद्राक्ष पहने ये शिव योगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज हैं, जिनका अद्भुत रूप और ओजस वाणी माघ मेले में एक बार फिर चर्चा बटोर रहा है। प्रयाग की पावनधरा पर राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिससे सर्व कामना सिद्ध है का प्रयोग करूंगा और 11,000 त्रिशूल स्थापित करूंगा। संतों और आम श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा ने संगम लोअर मार्ग पर अपने शिविर का भूमि पूजन किया, जहां 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक अनुष्ठान होगा। सनातन और राष्ट्रहित के लिए कठिन संकल्प के साथ 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाने का एक अनोखा कीर्तिमान भी बनेगा। हर गंगे हर हर गंगे हर 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 हर। और अब इनसे मिलिए, ये है हठयोगी शंकरपुरी। इनका कहना है कि समाज की भलाई के लिए ये 7 साल से एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे हैं और जब तक संभव है जन कल्याण के लिए तप करते रहेंगे।
7 साल से मैं खड़ेश्वरी संत हूँ और अधिक ज़्यादा तक जो है 6 से 5, 8 ऐसे जो है मैं घंटे एक पैर पे खड़ा रहता हूँ और फिर बदलता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। माघ मेले की ये शुरुआत है। आने वाले 1 महीने तक पवित्र धरती प्रयागराज में माघ मेले के और खूबसूरत रंग देखने के लिए मिलेंगे और आस्था और परंपरा का ये महासंगम हर किसी को भारतीय संस्कृति की गहराई से रूबरू कराएगा। प्रयागराज से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात संकष्टी चतुर्थी की। गणपति की भक्ति में लीन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ विघ्नहर्ता से कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है संकष्टी चतुर्थी पर गणेश मंदिरों में भीड़। देखिए, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को समर्पित है और मान्यता है कि आज के दिन भगवान गणेश को लाल रंग के फूल, दूर्वा और मोदक चढ़ाकर पूजा पाठ करने और उपवास रखने से मंगल मूर्ति प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार जब चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन आती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और आज ऐसा ही शुभ संयोग बना है। ये 2 तस्वीरें वाराणसी और महाराष्ट्र के जालना जिले की है। यहाँ के गणेश मंदिरों में संकष्टी चतुर्थी के मौके पर भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी में आराध्य को भक्तों ने आज उनका प्रिय मिष्ठान लड्डू और मोदक तो चढ़ाया ही, साथ ही साथ ऊनी वस्त्र और कंबल भी अर्पित किए। मान्यता है कि आज के दिन दर्शन करने से और व्रती महिलाओं के व्रत रखने से उनके पुत्र और परिवार की रक्षा भगवान गणेश खुद करते हैं। उसी तरह से जालना के प्रसिद्ध महागणपति मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए वर्ष की ये पहली अंगार की चतुर्थी होने के कारण देर रात से ही भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। यहाँ मंदिरों में भव्य लाइटिंग की गई है और स्वयं सेवकों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने की व्यवस्था की गई है। 1000 साल पहले हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर पहले से भी बड़ी ऊंचाई और भव्यता के साथ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी सोमनाथ मंदिर में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 11 जनवरी को सोमनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है स्वाभिमान का सोमनाथ। जी हां, आपको बता दें 1000 साल पहले आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान वहां पर आक्रमणकारियों ने जबरदस्त मारकाट भी मचाई थी। लेकिन वक्त बीता और समय बीतने के साथ सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से खड़ा हो गया और हर बार उससे भी बड़े ऊंचाई के साथ खड़ा हुआ है। आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को बनाने की प्रतिज्ञा ली थी और कुछ ही सालों में सोमनाथ मंदिर फिर से उसी रूप में खड़ा हुआ जिस वक्त उसको तोड़ा गया था। सोमनाथ मंदिर का काम कई बरसों तक चला क्योंकि मंदिर के पत्थरों में जो कला थी उसी कला के साथ नया मंदिर बनाया गया था। अब मंदिर विध्वंस के 1000 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सोमनाथ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी सोमनाथ पहुंचे और सोमनाथ मंदिर से सभा स्थल का पैदल जायजा लिया और पूरे कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ बातचीत की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से चला शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पहुंच गया है। यहाँ के केसरिया में बन रहे रामायण मंदिर में यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है केसरिया में स्थापित होगा सबसे ऊंचा शिवलिंग। जी हां, आखिरकार बाबा भोलेनाथ की कृपा से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग चंपारण की धरती पर पहुंच गया है। यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना विराट रामायण मंदिर परिसर में होगी। जैसे ही सबसे बड़ा शिवलिंग चंपारण की धरती पर पहुंचा, वहीं से पूरा जिला हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। चंपारण की धरती पर शिवलिंग के पहुंचने पर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा था। खास करके महिला श्रद्धालुओं में उत्साह सबसे ज्यादा दिखा और वो शिवलिंग की पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। जैसे ही ये शिवलिंग डुमरिया घाट जैसे जीर्ण शीर्ण पुल को पार किया, वैसे ही चंपारण की धरती हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। इस शिवलिंग को इसी महीने की 17 तारीख को केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के ऐसे मैदान में जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग की जा रही है। क्रिकेट का ये अनोखा आयोजन हो रहा है भोपाल में। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है धोती में क्रिकेट मैच, संस्कृत में कमेंट्री। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में सनातनी क्रिकेट टूर्नामेंट दरअसल लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहाँ खिलाड़ी धोती कुर्ता पहने हुए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहीं कमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में की जा रही है। लोअर टी शर्ट में नहीं, धोती कुर्ता और त्रिपुंड लगाकर पिच पर उतरे वल्लक। पिच पर दौड़ते गेंदक ने फेंकी कमाल की गेंद। मैदान पर उतरे वल्लकों ने खूब जड़े चतुष्कम और षटकम। क्रिकेट के इस अनोखे रंग रूप में कमेंटेटर ने भी देववाणी संस्कृत में बोलकर जीता दिल। भोपाल के अंकुर खेल मैदान में संस्कृत भाषा को बचाने की अनोखी कवायद हो रही है। क्रिकेट के मैदान में दरअसल संस्कृत भाषा की छाया में ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। जब खिलाड़ी चौका मारता है तो लाउड स्पीकर पर गूंजता है चतुष्कम, तो सिक्सर लगने पर उत्साह के साथ सुनाई देता है षटकम। कभी भारतीय मान्यताओं में कान्हा भी कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल खेलते थे। ऐसे में उसी पौराणिक परंपरा की एक जीवंत झलक पहले जहां काशी की गलियों में देखने को मिलती थी, वहीं अब मध्य प्रदेश में भी ये क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी अलग पहचान बना रहा है। क्रिकेट का ऐसा अनूठा रोमांच और भारतीय संस्कृति की झलक का कॉकटेल महर्षि मैत्री क्रिकेट की छठी सीरीज में इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आया, जिसमें धोती कुर्ता पहने खिलाड़ी देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरे। बता दें कि भोपाल में पिछले कुछ सालों से क्रिकेट का ऐसा अनोखा आयोजन हो रहा है, जिसमें संस्कृत का मेन तड़का ही खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स के खास और कठिन सिलेक्शन से जुड़ा है। जो टीम हमारे पास आती है वो प्रायः सभी गुरुकुलों से आती हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से आती हैं और जो संस्कृत को जानने वाले होते हैं, और जिसमें जो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण हैं, परीक्षा ऐसा होती है, यहाँ आते हैं, उनकी पहले परीक्षा होती है, जिनको वेद मंत्र आते हैं, उपनिषदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तो उनको यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने का बिल्कुल हमारी एक समिति है, यहाँ वैदिक गुरुकुल की समिति है, वो इसकी परीक्षा लेती है। इसके बाद परीक्षा में पास होते हैं तब इनको आगे खेलने को अवसर प्राप्त होता है। भोपाल के परशुराम कल्याण बोर्ड और वैदिक ब्राह्मण युवा खेल कल्याण समिति का ये साझा खेल आयोजन है, जिसका इस बार छठा सीजन है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर से आई 27 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, विदिशा, जम्मू, गुना, सीहोर जैसी जगहों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी और ब्राह्मण पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। विजेता टीम को 21,000 का इनाम मिलेगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ही खेल के माध्यम से संस्कृत भाषा, सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। फिलहाल तो इस खेल से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना ही आयोजकों का मकसद रहा है। प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने छठे वर्ष में प्रवेश कर चुका ये खास क्रिकेट आयोजन हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर खोए हुए फोन को ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, पुलिस ने खोजे हुए फोन को वापस उसके मालिकों को लौटाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटा दी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, नोएडा में वापस मिले 25 लाख के खोए मोबाइल फोन। देखिए, नोएडा पुलिस ने इस विशेष अभियान में 25 लाख रुपए के फोन खोजे। देखिए, इस पर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस की एक अनोखी मुहिम ने कई चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। दरअसल नोएडा पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को ढूंढने का ऑपरेशन चलाया हुआ था। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान गुम हुए 77 फोन बरामद किए हैं। फोन खो जाए तो हम सब पुलिस स्टेशन तो जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, FIR करवाने कि कहीं हमारे फ़ोन का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ये खोया हुआ फ़ोन
वापस तो नहीं मिलने वाला, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन नोएडा पुलिस ने अब इस इमेज को बदलने की एक पूरी कोशिश की है। नोएडा पुलिस ने ऐसे बहुत सारे खोए हुए मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया है। ये गणेशी हैं। गणेशी एक मिस्त्री हैं। गणेशी के हाथ में आज उनका खोया हुआ फ़ोन आया है। गणेशी कहते हैं कि उनके हाथ में उनका खोया हुआ फ़ोन नहीं, बल्कि घर वापसी का टिकट आ गया है। दरअसल गणेशी ने किस्तों पर 15,000 का फ़ोन खरीदा था, लेकिन किस्त खत्म होने के अगले दिन ही उनका फ़ोन खो गया। आज नोएडा पुलिस की मुहिम के चलते गणेशी के हाथों में उनका फ़ोन है। उस समय ऐसे लग रहा था कि घर जाने का नाम नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था घर जाने में। तो ये लग रहा था कि अब की बार कमाएंगे तो इस बार फ़ोन लेके जाएंगे घर पे। तो घर तब से घर गए थे? हाँ, एक बार गए थे जब दादाजी का देहांत हो गया था, जब गए थे घर पे। फिर इसके बाद आए तो सर ने फ़ोन किया था कि आपका फ़ोन मिल चुका है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। गणेशी जैसे कई और लोग हैं जिनका फ़ोन नोएडा पुलिस ने ढूंढ निकाला है। नोएडा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लोगों के फ़ोन ढूंढे हैं। ऐसे में जब पुलिस ने लोगों को उनके फ़ोन लौटाए तो उनके चेहरे पर फ़ोन मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। अपना फ़ोन के लिए FIR कराया था सेक्टर 49 में जाके। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को ब्लॉक कराया था। उसके बाद 1-2 बार मेरे फ़ोन पे मैसेज भी आया कि मेरा फ़ोन अनलॉक करने की ट्राई किया जा रहा है। तो मैंने सेक्टर 49 के थाने में जाके इसके रिगार्डिंग मैंने उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपका फ़ोन ट्रैकिंग पे है, इसीलिए वो मैसेज आ रहा है। जैसे ही आपका फ़ोन मिलता है आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो 1 तारीख को सुबह में 1 जनवरी के दिन मेरे पास कॉल आया था और मैसेज भी आया था CIER के पोर्टल की तरफ से कि आपका फ़ोन पुलिस के पास पाया गया है। दरअसल आज मोबाइल फ़ोन जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बैंक से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ मोबाइल पर मौजूद है। ऐसे में किसी के मोबाइल का गुम हो जाना उसके लिए चिंता की बात हो जाती है। नोएडा पुलिस ने तकनीकी निगरानी और साइबर सेल की मदद से पहले खोए हुए मोबाइल का पता लगाया, फिर इस फोन को बरामद किया और अंत में फोन के असली मालिकों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने करीब 25 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल बरामद किए हैं और उन सभी मोबाइल को लोगों को वापस लौटा दिए गए हैं। ये अभियान जो है हम लोगों ने अब से 20 दिन पहले स्टार्ट किया था। तो पिछले 20 दिनों की मेहनत है ये, जिसमें 77 फ़ोन्स रिकवर किए गए हैं। ये हर रेंज के फ़ोन्स हैं। इसमें कुछ आईफोन्स भी हैं, सैमसंग के फ़ोन्स हैं, ओप्पो, वीवो, सभी जो आपके मेन ब्रांड्स हैं उनके फ़ोन्स हैं। क्योंकि जो इसका काम होता है वो IMEI के बेसिस पे होता है और इस पे नहीं कि ये फ़ोन किस ब्रांड का है या किस रेंज का है। पुलिस का कहना है कि फ़ोन खोने के बाद पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कई बार टेक्निकल वजहों से फ़ोन मिलने में देरी होती है। पुलिस का कहना है कि लोगों के खोए हुए फ़ोन वापस उन्हें लौटाने से उनको खुशी मिलती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो लोगों को केवल उनका फ़ोन नहीं लौटा रहे, बल्कि उनकी ज़िंदगी वापस कर रहे हैं। नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज़ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।